नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। आपने खूब पढ़ लिया, खूब रिवीजन कर लिया, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। जीरो रिजल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और डेली अगर एक टेस्ट सीरीज पूरे 100 क्वेश्चनों की सॉल्व की जाए तो वो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए डेली एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करते रहें। इससे क्या होगा, हमें पता चलता रहेगा कि हमारे लेवल क्या है पढ़ाई का, कहाँ कमी और रह गई, और साथ ही साथ एक एनर्जी बनी रहेगी कि और अच्छा करना है और अच्छा सुधार करना है। ठीक है, साथ ही साथ आप जुड़े रहेंगे इस चीज़ से, जिससे आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन करेंगे और हमें और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें से आपके लिए चैलेंज है, आप 3 सॉल्व करिए और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने सॉल्व किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। अनुसूचियां वो चैप्टर है, छोटा सा है बिल्कुल सा, लेकिन हर 2 साल में एक क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस में भी। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं का उल्लेख है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम सॉल्व करके बताते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, इसमें क्या होता है, जो आपका संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, ये आपकी 7वीं अनुसूची में कहा गया है, ठीक है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं, भाषाओं की बात कही गई है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। और जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई 5वीं अनुसूची में। और छठी अनुसूची में क्या बात कही गई है, ये आप हमको बताइए। यानी कि छठी अनुसूची में कौन कौन से 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ये दिया गया है। दूसरा है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। इसमें से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला गलत इसलिए है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसी कार्य के लिए उसको वेतन और भत्ते मिलते हैं। लेकिन जो उपसभापति होता है, उपसभापति, ये सदन का सदस्य होता है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सारे ऑप्शन आ जाते हैं इस प्रकार से। देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा आपका दोनों, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जब भी चुनाव होता है तो जब पहला सत्र होता है तो उसको संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है, यानी राज्यसभा लोकसभा के लोगों को बैठाते हैं और वहां पर अपना अभिभाषण देते हैं, ठीक है। या फिर हर वर्ष जो नया सत्र होता है, यानी कि जो आपका बजट सत्र है, अभी शुरू होने वाला है 1-2 दिन में, वो। तो इसके दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिएगा। ये दिया गया है आपका राज्य सूची के विषय में। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने के लिए निर्देश ना दे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। इसका ये सही है, ठीक है। आप पहुंच करके बताइएगा, ठीक है, हम बता रहे हैं इसका आंसर। दूसरा है, तीसरा है, विधायन का अध्यक्ष यानी विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है। ऐसी कोई बात नहीं है, गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ये भी सही है, यानी कि 2 और 4 सही है। 2-4 सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्य सूची के विषय पर सरकार कानून बना सकती है यदि राज्यसभा एक विशेष प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो इसमें है, ठीक है। एक आर्टिकल 250 इसमें कहा जाता है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा मतलब 3 से 52 जब देश में लागू होगा तो उस समय आर्टिकल 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। ये 2 आर्टिकल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
काफी अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की स्थिति में, कौन सी सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी आप बताइएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है, साधारण विधि के संबंध में। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा। धन विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। ठीक है, जरूर नहीं। और संविधान संशोधन विधेयक में इसलिए गतिरोध के नहीं होता है और बैठक नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि इसमें समान भागीदारी होती दोनों की, राज्यों की भी और लोकसभा की भी, यानी कि राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी, तो इसमें भी नहीं बुलाया जा सकता है। अब आप ये बताइए, अभी तक संसद की संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? कितनी बार बुलाई गई है? ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।